हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक की केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री, और उसमें हम ऑलरेडी 7 प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स की पढ़ चुके हैं। आज दो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक आपके सामने लिखी हुई है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले आते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। देखो क्या, जो मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल का क्रिस्टल, कोई भी मेटल का क्रिस्टल होगा, ये मेटालिक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल। इसको आप हीट करोगे तो क्या कन्वर्ट होगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम बोलेंगे मोल्टन फॉर्म है। ठीक है, और हीट करोगे तो क्या होगा? ये गैस में एक अलग गैस 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 गैस। अब गैस में क्या होगा? आप एक एक आइटम को अलग अलग कर सकते हैं ना। तो यहां तक के लिए जितनी भी टोटल हीट लगी, क्या करने के लिए? मेटल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। दोबारा आते हैं वापस एक बार फिर, ये मेटल का क्रिस्टल है, डी ब्लॉक की क्रिस्टल। अब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? पहले मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मोल्टन यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप और हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, और गैसेस स्टेट में आप इस मेटल, जो भी मेटल का क्रिस्टल है, आयरन का सपोज निकल का है, तो निकल 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 आयरन आयरन के इंडिविजुअल एटम को अलग अलग कर सकता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल एंथैल्पी यानी कि टोटल हीट जो लगेगी, इसको तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर डेफिनेशन पे जाए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मेटालिक क्रिस्टल, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि मेटल क्रिस्टल को तोड़ना है, एंड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, जिससे भी वो मेटल का क्रिस्टल बना हुआ है, तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस किस में होंगे? गैसेस स्टेट में होंगे। इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, यानी कि पहले मेल्ट करना है और फिर बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। टोटल एनर्जी जो लगेगी, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो मेटल क्रिस्टल को तोड़ना है, ठीक है, मेटल एटम्स को अलग अलग करना है, जो भी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, आगे अब आते हैं बात ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर। देखो बेटा, क्या दूसरा पॉइंट है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, as compared to s block metals। किसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है? ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, ड्यू टू दो कारण। बिल्कुल कुछ नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ, आपने लास्ट वीडियो में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, और उसमें आपने इंटर एटॉमिक फोर्सेस पढ़े थे, उठा के यहाँ लेके, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक मेटल से क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है ट्रांजिशन मेटल की? पिछले में पढ़ा था, क्यों होती है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग? बोलो। ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि लेफ्ट से राइट आते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज। पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि एस से डी में आओगे, साइज छोटा कराओगे, मेटालिक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और साथ साथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी ज्यादा कराओगे। कंसेप्ट समझ में आया? और बी पार्ट है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग तो होगी। अब इनके पास डीटी कोवैलेंट ओवरलैप है। ये नया नाम दिया हमने, डीटी कोवैलेंट ओवरलैपिंग। क्यों होता है ये? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सेक्शन, क्योंकि n-1d सेक्शन में एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पिछले वीडियो में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं कि भैया एक डी ऑर्बिटल लीजिएगा, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डबल डबल होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बगल वाला एटम है, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे? ये साइड बाय साइड ओवरलैप इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डीटी कोवैलेंट ओवरलैप। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक से ज्यादा क्यों? अब वापस आता है, तीसरा पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12।
जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होता है, लार्जर साइज होता है, देयरफॉर वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़े थे भैया कि भैया लार्जर साइज होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग वीकर होगा, साइज छोटा होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, बोलिए, दूसरा कारण क्या था, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिट या फुल्ली फिल्ड, सॉरी फुल्ली फिल्ड डी सेक्शन। अब फुल्ली फिल्ड डी सेक्शन लिखोगे तो क्या होगा, देयरफॉर डी को इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग इज एब्सेंट। ठीक है, लार्जर साइज है एंड देयरफॉर क्या होगा, लो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन। ठीक है बच्चों, मरकरी Hg की जो होती है, Hg लिक्विड मेटल होता है, तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन इसकी होती है, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मरकरी की क्या होगी, लोएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा है और बड़ा है, जितना बड़ा साइज उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो। तो मेरी बात से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो उठा के सीधा रख देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरी ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मेल्ट भी करना है, बॉईल भी करना है, इंडिविजुअल मेटल एटम को सेपरेट करना है, ज्यादा होगी क्यों, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और डी इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग है, ग्रुप 12 वालों की लोएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से पढ़ा रखा है सब, उनका मेटालिक बॉन्डिंग वीकर होता है और उनके डी सबशेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए डी इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग एब्सेंट होती है। आया, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये भी बढ़ना है, इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो इसकी वजह से, एक मिनट इसको रब कर दे फटाफट, फिर आते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल से क्या होगा, ए पार्ट। अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन आई है, अब ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन सी स्टेट में करेंगे, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, या गैसेस स्टेट में, गैसेस या लिक्विड स्टेट में रिएक्ट करेंगे, किसी और के साथ कंपाउंड नहीं, गैसेस स्टेट में बनते हैं मेटा कंपाउंड। ठीक है, तो अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन हाई है, तो देयरफॉर लो रिएक्टिविटी, MB higher value of standard reduction potential। ठीक है, हाँ है ना। ठीक है, देखो बेटा क्या मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स के एलिमेंट्स के मेटल्स है ना, और मेटल्स का रिएक्टिविटी ज्यादा कब होगा, उसका इंडिकेटर ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इंडिकेटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक मेटल्स है, E0 Na पॉजिटिव ओब्लिक Na, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट्स पर है। ठीक है, दूसरा E0 Mg2 पॉजिटिव ओब्लिक Mg कितना होता है, -2.37 वोल्ट्स होता है। ठीक है, और ये डी ब्लॉक मेटल्स, अब इसको डिटेल में पढ़ना है अलग से प्रॉपर्टी डी ब्लॉक मेटल्स का। इसका डी ब्लॉक में E0 Fe2 पॉजिटिव ओब्लिक Fe, ये -0.44 होता है। E0 Mn2 पॉजिटिव ओब्लिक Mn, ये -1.44 होता है। तो ये ज्यादा है ना, मोर है ना, मोर E0 रेड स्टैंडर्ड रिडक्शन, देयरफॉर लेस रिएक्टिव। आपको पता है ना, एस ब्लॉक का मेटल का E0 रेड देखो काफी ज्यादा माइनस में इनके कंपैरिजन में। ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो जिसका E0 रेड ज्यादा माइनस में होगा उसका रिडक्शन दिखाने का टेंडेंसी कम होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
और मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके करते हैं। तो ई नॉट रेड कम, मेटल करेगा लूज इलेक्ट्रॉन जल्दी और रिएक्ट करेगा जल्दी, इसलिए मोर रिएक्टिव, इसलिए लेस रिएक्टिव। होप ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अरे बोलिए ना। तो ये था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने बोला हाई होता है, क्यों? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से और डी कोवलेंट ओवरलैपिंग की वजह से। पहली बात हो गया। दूसरा हमने बोला डी ब्लॉक मेटल्स का कम होता है, ग्रुप 12 एलिमेंट्स का कम होता है जिंक कैडमियम मरकरी का, क्योंकि वहां साइज बड़ा होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग वीकर होता है और डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए डी कोवलेंट ओवरलैपिंग एब्सेंट होता है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट होता है मरकरी का। ठीक है, फिर हमने बोला उसकी वजह से क्या होगा, हमने बोला कम रिएक्टिव होंगे और इनॉट रेट ज्यादा होगा। कम रिएक्टिव होंगे और इनॉट रेट ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जब गैसेस स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा, है ना? समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आज ये दो प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी हमारी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, कैटालिटिक प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? इंक्रीजेस। हम देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही पढ़ेंगे, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट क्या होता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? जब मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या विल द कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पूछो तो नो, तो कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। मैंने बोला ये अवधारणा आपकी गलत है। अ कैटलिस्ट में पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, अ कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी केमिकल स्टेट अनचेंज रहेगी, यानी कि वो वैसे का वैसे वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है I नेगेटिव 2I नेगेटिव H2O8 2 नेगेटिव, और इसको कैटलाइज करता है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये बनता है I2 और ये बनता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ये तो हुआ। ठीक है ना, ये तो रिएक्शन हुआ, इसका आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और उसका क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, और कैटलिस्ट कौन है? कैटलिस्ट है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, 2SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हुआ रिडक्शन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। देखो दूसरा वाले क्या करता है, ये कैटलिस्ट है, Fe3 पॉजिटिव से कैटलिस्ट, ये हमारे कैटलिस्ट भैया है। अब देखो, जब मैंने बच्चों से पूछा कि विल द कैटलिस्ट रिएक्शन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, बच्चों का आंसर होता है नो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अ कैटलिस्ट मे पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट्स केमिकल स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी केमिकल स्टेट जैसे का वो पहले था, रिएक्शन के अंदर जाने से पहले था, वैसा का वैसे ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, हमने बोला दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, 2I नेगेटिव सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, इससे रिएक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये Fe2 पॉजिटिव बनता है और ये I2 बन जाता है। ये हमारे कैटलिस्ट हो गया। अब कैटलिस्ट इसमें चेंज हो गया, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है कि H2O8 2 नेगेटिव, ये क्या करता है, तो Fe2 पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, लेता है, खुद SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इसको दोबारा से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो अब देखो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ, और उसमें रिएक्शन पहले Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव से, फिर Fe2 पॉजिटिव से वापस Fe3 पॉजिटिव है, मीटिंग नहीं, ये मैकेनिज्म है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, हाँ,
और जब बाहर निकला तो जिस स्टेट में गया था उसी स्टेट में बाहर निकल गया, ये होता है कैटलिस्ट। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स बढ़िया कैटलिस्ट होता है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, आयरन इज अ गुड कैटलिस्ट बट सोडियम इज नॉट, व्हाई? क्या बोला? आयरन बढ़िया कैटलिस्ट है, कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक का मेटल। और सोडियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का मेटल। क्वेश्चन क्या है? आयरन बढ़िया कैटलिस्ट है पर सोडियम ना है। उसने बोला बता क्यों? मैंने कहा तो बड़ी मुसीबत होगी। चलो आते हैं डी ब्लॉक मेटल्स। और डी ब्लॉक मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट ड्यू टू, अब देखो कोई भी कैटलिस्ट बढ़िया कैटलिस्ट कब होगा? जब उसके पास तीन चीजें होंगी। क्या बोला मैंने? कोई भी कैटलिस्ट बढ़िया कैटलिस्ट कब होगा? जब उसके पास तीन चीजें होंगी। ए, लार्ज सरफेस एरिया, टू एब्सॉर्ब large number of reactant molecules, onto its surface। अब देखो कंसेप्ट समझिएगा। मैंने बोला रिएक्शन हो रहा है, ये सरफेस V2O5 रिएक्शन हो रहा है, SO2 प्लस O2 gives you 2SO3। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैटलिस्ट है। तो जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब तो ये बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ेंगे, जितना सरफेस एब्सॉर्ब होगी, उतना जल्दी कोलाइड करेंगे, उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कैटलिस्ट, आपको पता है कि आप काइनेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, अभी देखो ना, अगर कैटलिस्ट को मैं हटा दूं तो वॉल्यूम कितना है? इतना। कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। वॉल्यूम इतना बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने डाल दिया कैटलिस्ट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया, क्या करेगा? बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब करेगा, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब करेगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पहला कारण हो गया, बी कारण। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, दूसरा कारण है लार्ज नंबर ऑफ unpaired electron in their n-1d section, which they use in forming intermediate compounds while catalyzing a reaction। आपने भी देखा कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है ना, तो ये फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो देखो क्या होता है, अभी आपने देखा कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर कैटलिस्ट केमिकली रिएक्टेंट्स का कंबाइन हो रहा है तो उसको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, है ना। रिएक्टेंट बोल रहा भाई मैं तो तेरे पास केमिकली कंबाइन होऊंगा तेरे साथ, तो कैटलिस्ट को बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तो क्या? बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने चाहिए। तो आपको पता ही है कि ट्रांजिशन मेटल्स के पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। सोडियम के पास नहीं होता, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो बढ़िया कैटलिस्ट नहीं होते। दूसरा कारण। तीसरा कारण, ठीक है, सपोज एक कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ जुड़ गया, अब रिएक्टेंट उसे छोड़ ही नहीं रहा है, रिएक्टेंट बोल रहा है मैं कैटलिस्ट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो कुछ भी कर ले। सपोज एक कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ जुड़ गया, ऐड हो गया, अब रिएक्टेंट उसको छोड़ नहीं रहा है,
तो कैटलिस्ट क्या करेगा, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो बोलेगा तू मुझे नहीं छोड़ता, ले मैं तुझे छोड़ देता हूँ, ले मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे दे रहा हूँ। और कैटलिस्ट को कई बार ऐसा करना पड़ता, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट कैटलिस्ट को नहीं छोड़ रहा है तो कैटलिस्ट को ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा तो कैटलिस्ट किसी काम का नहीं जाएगा। तो बढ़िया चीज क्या है, दे शुड शो। तीसरा कारण क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला हमने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बना रहे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हो गया। सच दैट दे कैन वेरी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट while catalyzing a reaction, ठीक है बेटा। ये है 3 कारण कि ट्रांजिशन मेटल्स बढ़िया कैटलिस्ट क्यों होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये समझ में आ गया। तो 3 चीज याद रखना, लास्ट सरफेस एरिया होनी चाहिए ताकि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर सके, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा सके। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा, बहुत सारे इनपुट इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई कई बार क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स केमिकली कैटलिस्ट के सरफेस पे कंबाइन होते हैं, तो अगर वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, और बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तीसरी, अभी मैंने बोला कई बार रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट से चिपक जाते हैं, बोलते हैं हम ही जोड़ेंगे, तो उस केस में कैटलिस्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस दौरान अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो उनकी हेल्प करेगी वेल कैटलाइजिंग रिएक्शन। तो बाकी तो आपको पता ही है, डी ब्लॉक के मेटल्स बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। यहाँ एक चीज और देखना, वो कई बार पूछ लेता है कि भैया कुछ रिएक्शन तो बता दो, कुछ रिएक्शन तो बता दो। तो पहले तो आपने अभी लिखा, N2+3s2 Fe इसमें कैटलिस्ट होता है, MO प्रमोटर होता है 2NH3। ठीक है, या उनके कंपाउंड्स जैसे SO2, वो SO2+O2, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है 2SO3, है ना। एक आपने भी पढ़ा I2, ध्यान देना, S4O8 2 नेगेटिव, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव ऐसे कैटलिस्ट आएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सॉरी I नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा I2+2SO4 2 नेगेटिव। अभी पढ़ा आपने, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और कौन सा। अब ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, C2H4 हाइड्रोजनेशन H2, अंदर सब निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, C2H6 and so on. So these are the some reactions which are catalyzed by transition metals and their compounds. ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। आज 2 प्रॉपर्टीज खत्म हो गई इसमें, कैटालिटिक और एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है बच्चों, तो होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।